हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और वाचिंग द टीचर्स टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक मेजर पार्ट को, और ये पार्ट स्टार्ट होता है 1905 से लेकर के 1919 तक। इस दौरान एक चेंजिंग फेज आता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों? क्योंकि 1885 से लेकर के 1905 तक जो मॉडरेटर्स थे उनका डोमिनेंस था। लेकिन 1905-6-7 में जो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, यानी जो उदारवादी थे और उग्रवादी थे, उनके बीच में कांग्रेस में एक स्प्लिट आती है। 1907 में ये स्प्लिट हो जाता है। फिर धीरे-धीरे डोमिनेंस आता है ब्रिटिशर्स का, जिसमें मुस्लिम लीग का इमर्जेंस होता है। उसके बाद 1909 से लेकर के जो 19 14 और 15 का टाइम है, उस टाइम पीरियड में कुछ आंदोलन जो कि भारत से बाहर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर 1905 से लेकर के 1919 तक जो इमर्जेंस और गांधी जी का इंडिया में बढ़ता हुआ इफ़ेक्ट है, उसपे जो आंदोलन थे, चाहे वो खेड़ा हो, चाहे चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद हो, या फिर 1909 का जो आंदोलन, जो 1909 में जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ, उसके पहले जो रॉलेट एक्ट आया, उस पे गांधी जी का विरोध हो। तो ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जीडीसी में जिनको भी जॉइन करना है विद अ बैच, वो जॉइन कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 6393565662 पे व्हाट्सएप करना है, या द टीचर्स टुडे का ऐप डाउनलोड करना है और विद अ बैच जॉइन करना है। बहुत जल्द द टीचर्स टुडे के प्लेटफॉर्म पे 2 और छोटे कोर्सेज़ स्टार्ट किए जाएँगे, यानी आपके लिए होंगे, जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। तो होली के बाद जिन्हें जॉइन करना होगा वो कर लेंगे उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1905 से 1919। जब हम ये टॉपिक ऐसे लेके चलते हैं 1905 से 1919, तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट जो है वो क्लियर रहता है कि हमें इस दौरान की घटनाओं पे चर्चा करना है। जब भी कभी क्वेश्चन बनते हैं तो पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं बने, कुछ उसके बंचेस हैं, उन बंचेस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्पेशली जब उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग बना रहा हो तब। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन वहीं से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया? भारत में उग्रवादी विचारधारा के उदय के मुख्य कारण कौन-कौन से थे? कुछ पॉइंट्स देख के चलते हैं। अभी मैंने बात की कि 1885 से लेकर के 1905 तक जो मॉडरेटर्स थे, उन्हीं का वर्चस्व था, और उनकी जो नीति थी वो थी प्रेयर, वो थी पिटीशन और वो थी रिप्रेजेंटेशन। कहीं-कहीं को कुछ बातों को लेकर वो विरोध भी करते थे। लेकिन ये जो टर्म था, पिटीशन, प्रेयर, रिप्रेजेंटेशन, इससे कुछ बहुत भला नहीं हो रहा था, और कुछ मामलों में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो रोल था बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता था। 1903 में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, और फिर 1905 में वो विभाजन हो भी गया। तो भारत में उग्रवादी विचारधारा इसलिए पनपी क्योंकि मॉडरेटर्स की जो नीतियां थी उससे ब्रिटिशर्स भारत को कुछ विशेष नहीं दे रहे थे। ठीक, तो पहला तो हुआ कि जो फेल्योर था मॉडरेटर्स का, वो पहला कारण क्या हुआ कि मॉडरेटर्स का फेल्योर। उदारवादी नीतियों का प्रभाव ना होना। ठीक है, उदारवादी नीतियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, और ब्रिटिशर्स स्पेशली लॉर्ड कर्जन, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 का ये जो टाइम पीरियड है ना, लॉर्ड कर्जन के जो साम्राज्यवादी नीति थी, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच था, उसका टाइम पीरियड कहा जा सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन की वैसे तो कुछ नीतियाँ उसकी अच्छी भी थी, लेकिन 2 नीतियाँ बहुत खराब आईं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, वो बहुत खराब हुआ, और दूसरा एक एक्ट और आता है, जिसे जिससे भारत में जो समाचार पत्र थे या जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वो कमज़ोर हो रही थी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसे कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 2 एक्ट। यूनिवर्सिटी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये 2 एक्ट्स थे, जिससे लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था, उसको
औरंगज़ेब का कार्यकाल कह दिया गया। ठीक है? और उसके बाद तानाशाही रवैया, किसी की बात को ना मानना, जो खुद चाहना, सेंट्रलाइज़्ड शासन चलाने की व्यवस्था का पक्षधर जो था वो लॉर्ड कर्जन था। इन सब बातों को लेकर के भी उग्रवादी विचारधारा पनपी। तो ये उग्रवादी विचारधारा पनपने का जो मेन रीज़न था वो ये नेशनल था। कुछ रीजन इंटरनेशनल भी थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय रीजन। अंतर्राष्ट्रीय रीजन में एक रीज़न था कि इटली की हार, अबिसिनिया में, और कहाँ? अबिसिनिया में इटली की हार पहला कारण था। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है, तो उसका प्रभाव वैश्विक होता है। सिर्फ एक प्लेस का प्रभाव नहीं रहता है। क्यों वैश्विक हुआ? क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करते थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पक्षधर थे। दादा भाई नौरोजी और उनके साथ के तमाम मॉडरेटर्स विदेश में भी जाते थे और भारत की बातों को विदेश में रखते थे। फिर दूसरा कारण था कि जापान की रशिया पर जीत, ये दूसरा कारण था। इटली भी हारा और जापान की रूस पे जीत। इसके अलावा रूस में कुछ आंदोलन भी हुए। तीसरा कारण, रशिया में आंदोलन हुए। इन सब बातों को देख करके ये समझा जाने लगा कि ब्रिटिशर्स को, या ब्रिटिशर्स तो नहीं, ये समझा जाने लगा कि अब यूरोप के लोगों को भी हराया जा सकता है। जब अबिसिनिया में हार रहा है इटली, अबिसिनिया से हार रहा है, जापान जैसा देश जाइंट रशिया को हरा दे रहा है, तो ऐसा समझे जाने लगा कि बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कुछ एक और आंदोलन, आयरिश आंदोलन, आयरलैंड में आंदोलन, तो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई, उसका जो कारण था वो भारत में भी था और इंटरनेशनल भी था। तो संवैधानिक सुधारों से असंतोष, और ये जो मॉडरेटर थे वो संवैधानिक सुधारों के थ्रू ही बात करना चाहते थे। इसीलिए एक नई विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट आई, जिसका नेतृत्व भारत में बाल गंगाधर तिलक, ये पूरा का पूरा जो मौसम था वो दो धड़ों में था। एक तरफ के लीडर बाल गंगाधर तिलक थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, और एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और एक मॉडरेटर थे। हु वॉज नॉट अ मेजर एक्सट्रीमिस्ट लीडर। भारत में कौन एक प्रमुख उग्रवादी नेता नहीं थे? अब कौन नहीं थे, एक एक करके चेक कर लेते हैं। कौन नहीं थे, एक एक करके। बाल गंगाधर तिलक ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। भारत में प्रमुख उग्रवादी विचारधारा वाले नेता बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये पूरा प्रोग्राम 1891 से ही शुरू कर रहे हैं, जब उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाए जाने की शुरुआत की। इसके अलावा विपिन चंद्रपाल ये भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसके अलावा लाला लाजपत राय ये भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, ये मॉडरेटर हैं, यानी ये उदारवादी हैं। इनके साथ दादा भाई नौरोजी ये भी क्या हैं? उदारवादी हैं। इसके अलावा दीन शाह वाचा ये भी क्या हैं? ये भी उदारवादी हैं। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जो भारत के अलावा विदेशों में भी भारत की इस स्वतंत्रता के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक, 1965 की और 1966 दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1965, एक 1966। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी स्टैब्लिश कर रहे हैं। लंदन इंडियन सोसाइटी, लास्ट क्लास में बात की थी। लंदन
इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो सॉरी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और दूसरा लंदन इंडियन सोसाइटी 1965 और 1966। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने ही रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना की। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने ही रास्त गोफ्तार, याद रखिएगा कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है, रास्त गोफ्तार पत्र और रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ही की। दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन सिद्धांत दिया था कि कैसे भारतीयों का जो धन है वो विदेश में ले जाया जा रहा है। लाला लाजपत राय जब 1900 लाला लाजपत राय वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर लाठी के प्रहार ने भारत में एक नई विचारधारा एचएसआरए को जन्म दिया। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक भारत में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना कर रहे हैं 1916 अप्रैल में। ये वही टाइम है जब बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास हुए, तभी क्या हुआ, एक पैक्ट हुआ किसके बीच में, कांग्रेस और लीग का पैक्ट हुआ। बाल गंगाधर तिलक के अलावा एक और व्यक्ति इसमें है जिनका नाम लाल लाजपत राय, महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करेंगे, लाल लाजपत राय। एक तो इंपॉर्टेंट हुआ कि इन पे लाठी के प्रहार ने एचएसआरए को जन्म दिया। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी कौन कर रहा है, लाला लाजपत राय कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। इस तरीके के छोटे आसान क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हम वहां क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, उदारवादियों में कुछ और नाम, एस एन बैनर्जी, एस एन बैनर्जी, एस एन बैनर्जी का नाम आएगा तो द बंगाली याद रखिएगा। द बंगाली ये जो पत्र है ये एस एन बैनर्जी का था और इंग्लिश में आता था। बहुत बार एग्जामिनेशन ने पूछा हुआ है एस एन बैनर्जी द बंगाली, याद रखिएगा। एक और इनसे रिलेटेड है, वो है अ नेशन इन मेकिंग, ये भी कई बार पूछा हुआ है। बुक है इनकी अ नेशन इन मेकिंग। तो अ नेशन इन मेकिंग और बंगाली ये न्यूज़पेपर, याद रख लीजिएगा इनका। इसका एस एन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। मैच वर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि उनसे रिलेटेड, तो जब भी बैनर्जी आए तो बंगाली याद रखिएगा, एस एन बैनर्जी बंगाली और दूसरा अ नेशन इन मेकिंग। ठीक, एस एन बैनर्जी ने एक काम और किया था, द रिपन कॉलेज की स्थापना की। द रिपन कॉलेज की स्थापना की, वही रिपन जिन्होंने भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत की, उनको ही जो समाचार पत्र थे उसको उस पे से जो एक दबाव था प्रेस की स्वतंत्रता का, इन्हीं को श्रेय जाता है, इसलिए इनको सज्जन रिपन भी कहते थे। ठीक है, तो रिपन कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी एस एन बैनर्जी ने की और एस एन बैनर्जी क्या थे, एक उदारवादी नेता थे। क्लियर, फिरोज शाह मेहता थे ही, बॉम्बे का शोर कहते थे उनको। व्योमेश चंद बैनर्जी उदारवादी थे, पहले अध्यक्ष बने वो। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 में किया गया, इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा थी। दोनों कथन जो है वो टेक्निकली सही है। ठीक है, दोनों सही है तकनीकी रूप से। ठीक, 19 और 20, 19 और 20 जुलाई क्या हुआ, बंगाल का विभाजन
की घोषणा हुई, ठीक? फिर 16 अक्टूबर को ये लागू हुआ। राखी दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया और अच्छा, ये क्यों मनाया गया राखी दिवस और शोक दिवस? ताकि क्या किया जा सके, एक यूनिटी दिखाई जा सके कि हम बंगाल के विरोध में हैं। ठीक है? अब आइए कुछ मेन फीचर्स देखते हैं, बंगाल विभाजन क्यों था? एक तो प्रशासनिक कारण जो इसको दिया गया वो एकदम गलत। काम क्या था करना कि बंगाल उससे पहले के कई दशकों से ही जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का वो सेंटर केंद्र बना हुआ था और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। मेन था उनको अलग करना। अब उसी लिए एक हुआ बंगाल को ईस्ट बंगाल बना दिया गया एक प्लेस और दूसरा बनाया गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में थे, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी। ईस्ट बंगाल का जो पार्ट था उसमें किनको किनको ऐड किया गया? ईस्ट बंगाल के पार्ट में ऐड किया गया ईस्ट बंगाल प्लस असम। अब ईस्ट बंगाल में 3 प्लेस थे जो मेन या की प्लेस कहे जा सकते हैं, राजशाही, ढाका और चटगांव। उनको असम से मिला करके एक ईस्ट बंगाल मुस्लिम बाहुल्य जिसमें मुस्लिम डोमिनेटर थे, 1 करोड़ 80 लाख की संख्या में थे, वो बना दिया गया। दूसरा बना दिया गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन-कौन सा एरिया था? वेस्ट बंगाल में बंगाल का वेस्टर्न बंगाल, वेस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल एंड लिटिल पार्ट ऑफ ओडिशा प्लस मेजर पार्ट ऑफ बिहार। ये ऐड किया गया वेस्ट बंगाल। प्रशासनिक सुविधा की जो बात कही जा रही थी, उसको तो खंडित कर दिया। असम के एक कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे असम के। असम के चीफ कमिश्नर ने इस बात का विरोध किया था। अब कभी क्वेश्चन आए कि किसने इसका विरोध किया था, तो स्टेडमैन कॉटन, स्टेडमैन कॉटन, ये कौन थे? ये असम के चीफ कमिश्नर थे। उन्होंने क्या किया? विरोध किया था और कहा अगर इतना ही प्रशासनिक असुविधा है तो बंबई और मद्रास में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। अब इसी समय 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और बायकॉट मूवमेंट यानी बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है। विदेशी कपड़ों का कोई भी उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है और लोग करते भी हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि विदेशी सामानों की बिक्री में तेजी से गिरावट होती है और इसका इम्पैक्ट होता है कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल भारत का उद्योग था वो ग्रो करता है। तो पहला का बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अब उसी समय क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका था, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, ताकि इसे और बल मिले। वैसे जब 1905 का बंगाल विभाजन होता है तो ढाका के नवाब इस बात के का विरोध कर देते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन हो सकता है ब्रिटिशर्स के बाद में दबाव में आए हों और उसके बाद इन्होंने इस बात को मान लिया। जब ये बात बताई जाने लगी कि ये विभाजन मुस्लिमों के हित में है, तो क्या किया गया? तो ये प्रोसेस आगे बढ़ गया।
तो करेक्ट क्या होगा? इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार। तो ए और बी दोनों सही हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकली सही है। ठीक है? मॉरली, एथिकली ये सही नहीं है। ठीक है? 1903 में इंपॉर्टेंट है, 1903 क्रोनोलॉजी 1903 में एक अधिवेशन होता है मद्रास में, और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष 1903 के कांग्रेस अधिवेशन में यह बात कहते हैं। 1903 कांग्रेस सेशन में यह बात कहते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल का विभाजन किया जा सकता है, लेकिन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किसी भी तरह की कोई भी आलोचना, किसी तरह का प्रोटेक्शन, सबको धत बना करके यह विभाजन किया। और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि धीरे धीरे भारत का जो एक्टिव मूवमेंट था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया। अनुशीलन समिति। अब सशस्त्र विद्रोह के साथ भी कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जो ब्रिटिशर्स को भारत से हटाना चाहते थे। ठीक है? ऐसे में 24 ऐसे में 24 मार्च 1902 नाम एक आता है, पी मित्रा। जब भी कभी अनुशीलन समिति आए तो याद रखिएगा पी मित्रा का नाम। ठीक है? पी मित्रा या प्रथम नाथ मित्र, इन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य सशस्त्र यानी सशस्त्र क्रांति लाना और ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भगाना। सतीश चंद्र बोस और बरिंद्र कुमार घोष। सतीश चंद्र बोस, अब इसमें कुछ नाम ऐड कर देंगे हम। सतीश चंद्र बोस और बरिंद्र कुमार घोष, दो नाम। ठीक है? सतीश चंद्र बोस और बरिंद्र कुमार घोष। सतीश चंद्र बोस प्लस बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष। क्यों सबके नाम इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि 1902 में पृथ्वीनाथ मित्र ने जो अनुशीलन समिति की स्थापना की है, उस अनुशीलन समिति में और कौन-कौन लोग थे? और ये कहां स्थापित हुई? ये भी तो हो सकता है ना, कहां पे? तो अनुशीलन समिति जो स्थापित हुई, वो कहां हुई? वो कलकत्ता में स्थापित हुई। ठीक है? जो सशस्त्र क्रांति लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? अनुशीलन समिति ने कुछ काम किए, जैसे पहला कि इन्होंने बम बनाना, बम हथियार बनाना और उसका उपयोग भी करना, ये काम शुरू किया अनुशीलन समिति के लोगों ने। और सबसे ज्यादा इसमें जो नाम आया वो बाद में बरिंद्र कुमार घोष का आया। ज्यादा क्रांतिकारियों को तैयार करने में अखाड़े भी खोले इन्होंने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक मानसिक सुधार की बात की इन्होंने, अखाड़े खोले और एक पत्र निकाला। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, युगांतर। बहुत एग्जामिनेशन ने पूछा है। युगांतर एक पत्र निकाला इन्होंने। कौन सा पत्र निकाला? युगांतर। कौन सा? युगांतर। याद रखिएगा, मैच वर्ड करने में कई बार। ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो युगांतर पत्र था वो कैसा था? तो आप कहेंगे साप्ताहिक था और बंगाली में था। युगांतर कैसा था? साप्ताहिक, साप्ताहिक और बंगाली में था।
तो क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न कथनों पर विचार करें, यह युगांतर पत्र किस भाषा में आता था? तो आप कहेंगे बंगाली था और साप्ताहिक में आता था। और कौन निकालता था? उसको निकालने वाले अनुशीलन समिति के लोग थे, जिसमें बरिंद्र कुमार घोष का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लिया पूछ लिया कौन निकालता था, ये भी दो नाम, बरिंद्र कुमार घोष या बरिंद्र घोष प्लस भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर पूछेगा तो आप कहेंगे बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। अनुशीलन समिति पूछेगा तो पी मित्रा, पृथ्वीनाथ मित्र, प्रथमनाथ मित्र का नाम लगाएंगे, लिखेंगे आप। ठीक। फिर पूछेगा कौन दो लोग? तो बरिंद्र कुमार घोष और सतीश चंद्र बोस का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बम हथियार बनाना, यही इनका उद्देश्य था। युगांतर पत्र इनसे रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूथ को ट्रेनिंग देते थे ये लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रभावित थे। अब देखिए यहां आता है मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहां होती है? ढाका में होती है। उससे पहले 1903 में तो होती है, उससे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। क्योंकि जब तक बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा, अच्छा कितना अच्छा मेथड बनाया। डायरेक्ट मुस्लिम लीग आता तो कांग्रेस का प्रभाव इतना ज्यादा था कि शायद सफल ना हो पाता। तो पहले बंगाल का विभाजन किया गया, फिर यह बताया गया कि बंगाल का विभाजन मुसलमानों के हित में है। उसके बाद क्या किया गया? फिर एक लीग की स्थापना की जो 1906 में ढाका में स्थापित हो रही है। ठीक है। अच्छा कभी कभी नाम पूछता है, तो ढाका में जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, मुस्लिम लीग, तो इसके अध्यक्ष आगा खां तृतीय, आगा खां थर्ड का डायरेक्ट आगा खां भी आता है। कोई ऐसा नहीं कि आपसे थर्ड पूछेगा या नहीं पूछेगा। ठीक। तो कौन कौन लोग? ज्यादातर जगह मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आ जाता है, लेकिन तब तक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बहुत आगे नहीं था। ठीक है। कौन दो लोग थे? तो दो और जो लोग थे उसमें नवाब सलीमुल्लाह, नाम याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक। नवाब सलीमुल्लाह। आगा खां तृतीय ये पहले अध्यक्ष। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ऐसा स्थायी अध्यक्ष कौन था? ध्यान दीजिएगा, 1906 का जो ढाका में अधिवेशन हो रहा है उसमें आगा खां डायरेक्ट अध्यक्ष पहले नहीं है। ठीक है। पहले स्थायी अध्यक्ष होंगे आगा खां। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, तो आप कहेंगे आगा खां। लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष आगा खां नहीं थे। तो नाम कौन कौन है? नवाबुल मुल्क नाम है, सॉरी, नवाब सलीमुल्लाह और मोहिसिन उल मुल्क, मोहिसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क और आगा खां, ये तीन नाम शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी मैंने कहा कि जब 1906 में अधिवेशन होता है ढाका में, पहला अधिवेशन हो जाता है, तो वकार उल मुल्क उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष। वकारुल मुल्क उसके अध्यक्ष होते हैं। 1906 का ढाका सेशन। लेकिन स्थायी रूप से कौन होता है? फिर आगा खां होते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग ये होता है। अच्छा यहां पे देखिए एक चीज मिस कर दी है, कलकत्ता सेशन नहीं, ये 1908 का अमृतसर सेशन, अमृतसर अधिवेशन, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की गई। इसके पहले 1906 में ही शिमला में मुस्लिम लीग के लोग जाग चुके थे और वो वहां ये बात कर चुके थे कि हमको
सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए 1906 में ही, जिसकी बात उन्होंने अपने अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ 1908 में की। फिर 1919 में आता है 1909 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। और उस रिफॉर्म में मुस्लिम वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरल, जहां पर वो बहुसंख्यक थे कि वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, ये प्रथा पहली बार शुरू की गई। और पहली बार कहां डिमांड की? 1909 के अमृतसर सम्मेलन में। क्लियर? और मार्ले मिंटो सुधार से, इंडियन काउंसिल एक्ट से इनको मिल गया कि आपको सेपरेट इलेक्टोरल मिलेगा। अब 1909 में मिल रहा है, 8 में डिमांड हो रही है, और फिर से इस बात को कांग्रेस मान्यता कब देगा? जब 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट होगा। अब इसमें अच्छा, सूरत विभाजन, और गरम दल 1907, कोई दिक्कत नहीं, सही है। दिल्ली दरबार, राजधानी परिवर्तन, 3 दिल्ली दरबार होते हैं, 1877, 1903 और 1911। 1911 के दिल्ली दरबार में राजधानी परिवर्तन कहां हो जाता है? दिल्ली। और कहां से राजधानी परिवर्तन कहां से होता है? दिल्ली। और कहां से? कलकत्ता से। ठीक। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ये 2 नाम याद रखिएगा, उन्हीं के लिए 2011 का ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। 1877 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में हो रही है। और कहां हो रही है? ढाका में हो रही है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामिनेशन पूछा। क्यों हुई थी? मुस्लिमों के हित की बात, या ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर मुस्लिम हित की काम करने के लिए इस लीग की स्थापना ढाका में 1906 में की जाती है, जब नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिनुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिनुल मुल्क, सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिनुल मुल्क, ये 3 नाम जिन्होंने मुस्लिम लीग की फाउंड कर रहे हैं, और अध्यक्ष हो रहे हैं आगा खां, इसे आगा खां तृतीय भी हम कहते हैं। ठीक है? मुस्लिम लीग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है? चलिए, अब कुछ और टाइम्स, जैसे 1905। 1905 में होता है बंगाल का विभाजन या बंगाल सेपरेशन। 1906 में जो इंपॉर्टेंट चीज है उन्हीं पे बात करेंगे हम। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है, और इसमें दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं। क्या क्या बात होती है इसमें? स्वराज, शिक्षा। स्वराज, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार स्वराज जो है शब्द, वो किस अधिवेशन में यूज किया गया? तो कलकत्ता का अधिवेशन 1906, और अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है? 1905, इतना तो आसान है, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या और ऐड किया गया? इसके परिणाम स्वरूप ऐड किया गया बहिष्कार। ये क्यों किया गया? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है? 1906 हो गया। अच्छा, 1906 में ही मुस्लिम लीग आ रही है, इसकी बात हम कर चुके हैं।
1909 में मार्ले मिंटो सुधार, और इसी में किसकी बात की गई? मार्ले मिंटो सुधार के साथ मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 और मुस्लिम के लिए क्या? सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है? या ये कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन की बात कब की गई? 1909 में। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार, बंगाल का विभाजन रद्द होता है 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द होता है कब? 1911 में ही। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, यह बात भी याद रखिएगा। हम्म। 1909 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कहां? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, और यहां पर चेयरमैन कौन है? मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष हैं। जितने ज्यादा फैक्ट्स हम कलेक्ट करते चलेंगे उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो 1909 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में आपको अभी मैंने बात की कि शिक्षा पे बात हुई, प्लस स्वराज पे बात हुई, प्लस बहिष्कार पे बात हुई। किसी के पे 1906 का कलकत्ता सेशन, दादा भाई नेरोजी अध्यक्ष हो रहे हैं, ठीक है? और जब बहिष्कार आया तो इसके साथ क्या जुड़ा? स्वदेशी, क्योंकि हमें स्वदेशी काम करना था। कि कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला, बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज की मांग, अब देखिए यहां पे एक बात गलती की, पूर्ण स्वराज की जगह क्या था? स्वराज, ठीक है? बहिष्कार को स्वीकृति मिली, बहिष्कार को स्वीकृति मिली, ठीक है? तो 1, 2 और 4। 1929 का जो सेशन होगा लाहौर में, वहां पर कंप्लीट स्वराज की मांग की जा रही। अभी ये डोमिनियन तक की बात की जा रही थी। 1, 2 और 4 बहिष्कार को स्वीकृति मिली। अब कुछ और खास बातें इन्हीं से, इसी से संबंधित, वो भी देख लेते हैं, ठीक है? जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का सेपरेशन हुआ, तो राखी दिवस मनाया गया। एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधी और किसका परिचय दिया कि हम एक हैं, और भोजन ना पकाने जैसे, उपवास जैसी बात की गई, जिसका नाम था अरंधन। भोजन पकाना से संबंधित था। इसी समय वंदे मातरम को, जो कि 1896 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में गाया गया था, उसकी गूंज चारों तरफ होने लगी। ये कब हुआ? ये 1905 में बंगाल विभाजन के बाद की एक्टिविटीज हैं, ठीक है? गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1905 का अधिवेशन हुआ, ये भी याद रखिएगा, 1905 में बनारस अधिवेशन, जब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ऐसा बनारस अधिवेशन, तो इसका मतलब ये कांग्रेस का बनारस अधिवेशन है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले एक
कमेटी भी उन्होंने बनाई थी, सोसाइटी बनाई थी एक्चुअली, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नेक्स्ट, सूरत विभाजन सूरत विभाजन 1907। पहली बात तो ये अधिवेशन सूरत में चाहते ही नहीं थे उदारवादी उग्रवादी। उग्रवादी चाहते थे कि ये नागपुर में हो, लेकिन सूरत में अधिवेशन हो जाता है और जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, नरम दल और गरम दल का विभाजन था। ये पूरा जो मामला है वो दो लोगों के अगेंस्ट था। कौन कौन? पहला, दो लोगों के विरोध में था। ये तिलक वर्सेस उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोखले जी और तिलक जी के बीच का ज्यादा मसला था। ठीक है, और दोनों लोग तरफ का नेतृत्व यही लोग कर रहे थे। गरम दल की तरफ से तिलक थे, नरम दल की तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इस कंडीशन में हुआ क्या? जब 1907 में विभाजन हो जाता है तो पहला काम क्या होता है कि तिलक को 6 साल की जेल, और पहुंच गए ये मांडले जेल। 6 साल की जेल हो गई तिलक को, मांडले जेल पहुंच गए। हुआ क्या? दूसरे नेता लाला लाजपत राय, लाला जी कहां चले गए? विदेश चले गए। क्यों? क्योंकि एक बार फिर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अब कांग्रेस में उनका वर्चस्व बहुत कम हो गया, तो लाला जी विदेश चले गए। और तीसरा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दो हो गए। एक और नेता थे जिन्होंने संन्यास ले लिया, अरविंद घोष, राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब इस कंडीशन में एक बार फिर जो कमान थी वो उदारवादी विचारकों के पास आ गई। ठीक, अब 1900 कांग्रेस का पतन हो गया, नरम दल का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो रहा है, होम रूल आंदोलन 1916 में हो रहा है, और ये तिलक और एनी बेसेंट ला रहे हैं। तिलक और एनी बेसेंट, दोनों नाम याद रखिएगा। तो होम रूल लीग जब भी आए तो वो तिलक और बेसेंट दोनों, पहले तिलक, और तिलक ने बेलगांव, अभी आगे आएगा ये, तिलक ने बेलगांव में फाउंडेशन फाउंडिंग कर रहे हैं, और एनी बेसेंट मद्रास में फाउंडेशन कर रही हैं। ठीक है, चलिए, सही क्रम, दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन, लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग। दिल्ली दरबार आ रहा है 1911 में, बंगाल का विभाजन हो रहा है 1905 में, लखनऊ का पैक्ट हो रहा है 1916 में। अब आता है चौथा, लखनऊ का, सॉरी, जो होम रूल लीग आ रहा है ये भी 1916 में। अब दो चीजों में मामला यहां पे उलझ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्लियर करना होगा, जो लखनऊ पैक्ट हुआ ये दिसंबर 1916 की बात है, दिसंबर 1916। ठीक है, और होम रूल लीग जो आ रहा है वो अप्रैल में आ रहा है, किसका? बाल गंगाधर तिलक का। तो मैच करके लगा लेते हैं। सबसे पहले बंगाल का विभाजन यानी 2, ठीक, फिर दिल्ली दरबार 1, फिर 3, नहीं फिर 4, फिर 3 आना चाहिए। करेक्ट कर लेते हैं, यहां पे जो है उसी में कर लेते हैं। तो पहले 2 है, फिर 1 है,
फिर 4 है और फिर 3, 2 1 4 3 कहीं है, ये है 2 1 4 3, ये देखिए करेक्ट हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, याद रखिएगा, बहुत पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ें। कालक्रम के एग्जामिनेशन में जरूर प्रश्न आए जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली दरबार 3 हैं, 1877, 1903 और तीसरा 1911, लेकिन सबसे ज्यादा जो भारी भरकम था वो 1911 का था। 1873 में इतना ज्यादा, 77 में इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स नहीं। तो तिलक का जो होम रूल लीग था वो बेलगांव में स्थापित था, यह भी याद रखिएगा। तिलक का होम रूल बेलगांव में, और ये महाराष्ट्र, बेलगांव, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार के क्षेत्र में, जो विदर्भ का क्षेत्र अभी वर्तमान में है, वहां पे था। एनी बेसेंट मद्रास में फाउंड कर रही हैं, और तिलक के क्षेत्र के अलावा हर जगह इनका काम करने का क्षेत्र था। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी। 2 पत्र थे, कौन? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, होम रूल लीग के जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाया। उद्देश्य क्या था? एक ब्रिटिशर्स के अंदर एक स्वराज की फाउंडेशन करना और लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करना, जोड़ना, वो होम रूल लीग का काम था। आयरिश आंदोलन से प्रभावित था ये। किससे प्रभावित था? आयरिश आंदोलन से। मेन डिसीजन ऑफ दिल्ली दरबार 11 में बंगाल का क्या हुआ? विभाजन रद्द। बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, पहला काम हुआ। फिर दूसरा, राजधानी दिल्ली जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। क्या हो गया? कलकत्ता से दिल्ली। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये राज्य हो गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब ये क्या हो गए? ये स्टेट्स अलग अलग हो गए। पहले क्या किया था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सब को मर्ज कर दिया गया था। फिर क्या हो गए? ये अलग हो गए, ठीक है। एडवर्ड सेवेंथ और महारानी अलेक्जेंड्रा, एक की तो बात ही नहीं करते हम। एडवर्ड प्लस महारानी अलेक्जेंड्रा, ये जो 2 नाम आएंगे ना, इनका रिलेशन है 1903 से। 1903 का दरबार और दिल्ली दरबार, 1903 का दिल्ली दरबार, इनको भी भारत का साम्राज्य, भारत का राजा और भारत की रानी बनाए जाने का निर्णय लिया। तो 1877, 19, मैं फिर लिख दे रहा हूं, 1877 फर्स्ट दिल्ली दरबार, ठीक। एडवर्ड, अच्छा, एडवर्ड सेवेंथ और महारानी अलेक्जेंड्रा को 1903 में, ये दूसरा। और तीसरा, जॉर्ज पंचम, क्वीन मैरी भारत आए। तो ये 3 दिल्ली दरबार याद रखिएगा। गदर आंदोलन का सही क्रम क्या है, सही कथन क्या है? गदर आंदोलन स्टार्ट होता है, मैंने कहा था ना, 1909 के बाद से, तो 1913 की स्थिति है, ठीक। इस पे प्रवासी भारतीय जो कि यूएसए में प्लस कनाडा में सक्रिय थे। सशस्त्र विद्रोह करना था, करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था, और उस प्रभाव के बाद भारत से अंग्रेजों की विदाई करने का ये कोशिश थी। कनाडा इसका केंद्र नहीं था, ये एक गलत है। यानी 1 3 और 4, इसका जो केंद्र, अगर ये क्वेश्चन यहीं पे होता कि इसका प्रभाव कहां था, तो कनाडा और अमेरिका दोनों था, लेकिन इसका जो केंद्र था वो कनाडा ना होकर के यूएसए था। और यूएसए में सान
फ्रांस सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछेगा कहां पे था, तो आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को में था। ऑल दो कि कनाडा भी इसमें शामिल था, लेकिन ज्यादा सक्रियता कहां थी इसकी, वो यूएसए में थी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि ज्यादा सब कहां के लोग थे, तो वो अमेरिका में। ठीक है, एक प्लेस था स्वदेश सेवक, स्वदेश सेवक होम, इसकी स्थापना कनाडा में की गई थी। तो ये भी गदर आंदोलन से रिलेटेड था। स्वदेश सेवक होम, वैंकूवर। अभी वैंकूवर से संबंधित एक क्वेश्चन और आएगा। स्वदेश सेवक होम, स्वदेश सेवक होम वैंकूवर, स्वदेश सेवक होम कहां, वैंकूवर, याद रखिएगा। और वैंकूवर कहां पे है, कनाडा में है। गदर आंदोलन एक पत्र भी निकालता था, ठीक, जिसका नाम क्या था, बहुत फेमस था, गदर। गदर पत्रिका थी और ये उर्दू में भी छपती थी, पहला उर्दू में ही आया, फिर ये हिंदी में भी आई, फिर ये गुलरुखी में भी आई, पंजाबी, फिर ये पाश्तो में भी आई। तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में भी, इन सब में गदर, एक चीज मिस कर रहे हैं, गदर साप्ताहिक समाचार पत्र। तो पहला अंक, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट किस में आया था, तो फर्स्ट कहेंगे उर्दू में आया, बाद में वो गुलरुखी, पाश्तो और इंग्लिश तक में आया। एक क्वेश्चन और बनता है इसी से कि गदर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कर रहा है और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं लाला हरदयाल, और जुड़े हुए हैं कौन कौन, दो इंपॉर्टेंट नाम। जैसे जब हम मुस्लिम लीग पढ़ रहे थे तो उसमें तीन नाम थे, ठीक वैसे भी यहां तीन नाम, ठीक, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराफा। सोहन सिंह भाखना, तो या तो लाला हरदयाल पूछेगा, ठीक है, या सोहन सिंह भाखना पूछेगा, या करतार सिंह सराभा। ये तीन नाम याद रखिएगा, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में, ये भी याद रखिएगा। किस टाइम 1913 से 15 के बीच में ये सक्रिय थे, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। ज्यादातर जो लोग थे वो सिख थे। कामागाटा मारू प्रकरण, ये 1914 की बात है। टेक्निकली दक्षिण एशिया और भारत से किसी को कनाडा में डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। अब जब भारत के लोग कनाडा में एंट्री नहीं करेंगे और कनाडा में गदर पार्टी का आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चल रहा हो, तब तब एक युक्ति सुझाई गई, और बाबा गुरदेव सिंह। अच्छा, युक्ति क्या थी, टेक्निकली कैसे एनहांसमेंट था, टेक्निकली या तकनीकी रूप से यह टर्म था ना कि दक्षिण एशिया और भारत से कोई नहीं आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया से तो आ ही सकता है और पूर्वी एशिया से आ सकता है। तब एक काम किया गया, जापान जो है ये कहां था, ये पूर्वी एशिया में था, ठीक। तो किया क्या गया, यहां से एक जहाज लिया गया, जिस किराए पे जहाज, जिसका नाम था कामागाटा मारू। और जहाज किसने किराए पे लिया, ठीक है,
तो वो लिया गुरुदत्त सिंह। या बाबा गुरुदत्त सिंह लिख देते हैं। इन्होंने लिया इसको किराए और लेकर पहुंचे कनाडा। लेकिन वहां के लोगों ने कहा नहीं, एंट्री नहीं होगी। उसी जहाज पे वो लोग डटे रहे, महीनों डटे रहे, और उसके बाद 376 लोग, कितना, 376 पीपुल को लेकर ये पहुंचा था। इन 376 में मोस्टली सिख थे। 340 340 सिख थे, और उसके बाद उसमें मुस्लिम और हिंदू थे। हिंदुओं की संख्या उसमें कम थी। 24 मुस्लिम और 12 की संख्या जो थी वो हिंदुओं की थी। अब डटे थे ये लोग, वहां शोर कमेटी की स्थापना होती है। फिर इन लोगों को भेज दिया जाता है कलकत्ता, और कलकत्ता पहुंचते हैं तो बजबज बजबज में झड़प होती है इन लोगों की वहां की पुलिस के साथ, और कुछ लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। यही पूरा प्रकरण जो था वो कामागाटा मारू प्रकरण था। तो बाबा गुरुदत्त सिंह का ये प्रयास, और ये करंट अफेयर से कैसे जुड़ा हुआ है, बात है 2016, ठीक है। जस्टिन जस्टिन ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी कि मुझे इस 100 साल पुरानी बात को लेकर के खेद है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में कनाडा के पार्लियामेंट में कनाडा के पार्लियामेंट में क्या में माफी मांगी कामागाटा मारू प्रकरण से के संबंध में। तो प्रवासी भारतीयों के अधिकार को लेकर की पूरी व्यवस्था ये थी। फिर होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन था, बिल्कुल एकदम सही। दो होम रूल लीग आ रही हैं, एक तिलक के नेतृत्व में और दूसरी एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तिलक के नेतृत्व में बेलगांव में इसकी स्थापना कर्नाटक में हो रही है। एनी बेसेंट मद्रास में स्थापना कर रही हैं। तिलक के नेतृत्व में इसका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, बरार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बरार रीजन था। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक नाम है जोसेफ बैपिस्टा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, और एनसी केलकर। तो तिलक के होम रूल लीग से दो नाम, पहला एनसी केलकर और जोसेफ बैपिस्टा। होम रूल लीग आयरिश आंदोलन से समर्थित था, या कह सकते हैं प्रेरित था। ये इसके अध्यक्ष बने और के एनसी केलकर इसके सचिव। कुछ और नाम जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग से रिलेटेड थे, उनमें जॉर्ज अरुडेल और बीडब्ल्यू वाडिया। इसका जॉर्ज अरुडेल और बीडब्ल्यू वाडिया का नाम इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज अरुडेल और बीडब्ल्यू वाडिया। दो और इंपॉर्टेंट बात कि कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्र उसके माध्यम से प्रचार किया। किसका? होम रूल लीग का। दो याद रखिएगा, ठीक है। तिलक के लिए आप 28 अप्रैल का डेट याद रख लीजिएगा।
और एनी बेसेंट जो आएगा तो जून 1900, अच्छा कहीं मैंने 2016 तो नहीं लिख दिया है? चेक कर लीजिएगा, कहीं पे ऐसा ना हो कि 2016 लिख दिया हो। 1900, अच्छा देखिए 2016 लिखा है मैंने। अच्छा ये 2016 इन्होंने माफ़ी माँगी थी, खैर ठीक है। कभी-कभी ऐसा जल्दीबाजी में हो जाता है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। 1900, तो जून जब भी आएगा, तो जून 1916 में। लखनऊ पैक्ट का मुख्य महत्व क्या था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, एकता, और इसमें साथ दे रहे हैं जिन्ना प्लस तिलक। इसमें जो काम कर रहे हैं वो जिन्ना और तिलक काम कर रहे हैं। 1916 दिसंबर में लखनऊ में ये पैक्ट होता है, जिसमें कांग्रेस जो एक सेपरेट इलेक्टोरल है, पृथक निर्वाचन मुस्लिम लीग का है, उसको स्वीकार कर लेती है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उसमें 1/3 प्रतिनिधित्व मुस्लिमों का मान लेती है। केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3, 1/3 मुस्लिमों को देने के लिए मान लेती है, और मुस्लिम इस बात को मान जाती है कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चलिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और ये किस लिए हो रहा था? ये तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली कृषि, जिसमें नील के मालिक 3/20 भूमि पर नील की खेती या 15% पर नील की खेती कंपलसरी कर देते हैं। इस बात को लेकर के चंपारण में 1917 में गांधी जी का पहला प्रयास शुरू होता है, और किसानों का था, नील उत्पादकों के विरुद्ध था। गांधी जी इस बात को लेकर के आंदोलन करते हैं, और इसका एडवांटेज ये होता है कि जो तीन कठिया प्रणाली थी, ये खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो ये गांधी जी का पहला सफल कार्यक्रम भारत में होता है। ठीक, दूसरा आ रहा है अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये अहमदाबाद में हो रहा है, और खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में हो रहा है। ये तीनों मैच वर्ड के नाम से भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी। ठीक है, चलिए। अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 क्यों किया गया? गांधी जी यहां भी आ रहे हैं, और किया इसलिए गया क्योंकि उस दौरान जो कंडीशन थी वहां की, वो प्लेग का बोनस, सबसे खास बात कि प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग बोनस बंद कर दिया गया। पहला खास बात कि प्लेग बोनस बंद कर दिया गया। ठीक, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई कि 50% बोनस की डिमांड थी मजदूरों की। इन बात को लेकर के अहमदाबाद में 1918 में आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को इस आंदोलन के लिए कौन बुला रहा है? तो अनुसुईया साराभाई, याद रखिएगा, महात्मा गांधी को अनुसुईया साराभाई बुला रही हैं। महात्मा गांधी को कौन? अनुसुईया, अनुसुईया साराभाई। महात्मा गांधी को अनुसुईया साराभाई बुला रही हैं भारत में, वो सॉरी यहाँ पे अहमदाबाद में, कि आप आइए और आंदोलन कीजिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है इसी में, खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी प्लस पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और ये टैक्सेशन इंक्रीजमेंट के विरुद्ध था, टैक्स बढ़ने के विरुद्ध।
गांधी जी का अफ्रीका आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? वो रंगभेद की नीति के विरुद्ध था। ये शुरुआत होती है 1893 से, 1893 का वो टाइम है। और पीटर मैरिजबर्ग, दो बातें, 1893 और एग्जैक्ट डेट कहें तो 7 जून 1893, और प्लेस है पीटर मैरिट्सबर्ग। ये सारी घटना इस दिन से शुरू होती है जब महात्मा गांधी को ट्रेन से महात्मा गांधी को उतार दिया गया। फिर उन्होंने शुरू किया लड़ाई, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, रंगभेद की नीति, जिसमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। अब उन्होंने कई काम किया। 1893 से 1914 कब तक थे? अब ये 1914 थे। इसमें उन्होंने इंडियन नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की। 1914 तक थे वो, और 1894 93 में उनको प्रॉब्लम हुई, उनको उतारा गया, और एक ही वर्ष बाद उन्होंने 1894 में इंडियन नेटॉल कांग्रेस, याद रखिएगा, 1894, इंडियन नेटॉल एक प्लेस है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इंडियन नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन पूछेगा इंडियन नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की किसने थी, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1894 में। कहां की? अफ्रीका में की। इसके अलावा फिनिक्स सेटलमेंट की भी स्थापना करते हैं 1904 में। ठीक है, फिनिक्स सेटलमेंट 1904। 1904 में दो काम करते हैं। एक, फिनिक्स आश्रम, ऐसा लिख सकते हैं, या फोनिक्स आश्रम, फोनिक्स आश्रम 1904 में स्थापित करते हैं। और टॉलस्टॉय फार्म, इसकी भी स्थापना 1904 में करते हैं। इन सब के द्वारा महात्मा गांधी एक नई लड़ाई लड़ते हैं। और कुछ काम और जो अफ्रीका से भारत प्रवास में संपन्न हुए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक किताब उनकी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो किताब है, वो उन्होंने जहाज में यात्रा के दौरान लिखी। 1909 में जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आ रहे थे, तो जहाज में उन्होंने हिंद स्वराज लिखी। हिंद स्वराज ये बुक है महात्मा गांधी की। गांधी जी 1909 में लिखी उन्होंने, जब वो इंग्लैंड से यात्रा करके आ रहे थे। एक और इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन 1903 में, ये समाचार पत्र है। इंडियन ओपिनियन, ये समाचार पत्र है। ये 1903 की बात है, और ये इंग्लैंड की बात है, इंडिया की नहीं, इंग्लैंड की बात है। खेड़ा सत्याग्रह किसान आंदोलन था, यह कर माफी से संबंधित था, पंजाब में नहीं हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में था। 1 2 4 एकदम करेक्ट। जब पढ़ लेंगे एक बार ना, तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, क्यों हुआ? प्लेग प्लस टैक्स, इन दोनों को लेकर के था। और कौन किया? गांधी जी प्लस पटेल जी। रॉलेट एक्ट, आप देखिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में ही ये हो रहा है। एक ऐसा एक्ट बन रहा है, या कह सकते हैं एक ऐसा कानून बन रहा है, बना,
और 1919 में ये इंडिया आया। हुआ क्या? बिना अपील, इसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। बिना वारंट, बिना दलील, बिना अपील किसी को भी संदेह के दायरे में जेल में रखा जा सकता था। इसे ब्लैक एक्ट, और गिरफ्तार करके कितना? गिरफ्तार प्लस जेल फॉर 2 आवर्स। भेजा ही इसीलिए गया था क्योंकि भारत में जो उग्रवादी गतिविधियां हैं उनको दो के लिए आया था। एक रिफॉर्म के लिए आया था, दूसरा उग्रवादी गतिविधियों को चिन्हित करना और उन्हें क्या करना? खत्म करना। ठीक है, इसे कहते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, जिसे हम रोलेट एक्ट भी कहते हैं। तो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919, यहीं से शुरुआत होगी एक और अध्याय की। ठीक है, 6 अप्रैल 1919, डेट याद रखिए आप, 6 अप्रैल 1919। क्या हुआ 6 अप्रैल 1919 को? गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह आता है। गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह आता है। अब रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू होगा हर जगह। यहीं पर दो पंजाब के बड़े महत्वपूर्ण नेता, उनकी गिरफ्तारी होती है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। और फिर बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग का नृशंस कांड होता है। तो बिना मुकदमा क्या किए जाने थी? गिरफ्तारी की जानी थी। इसमें सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो पास हुआ रॉलेट एक्ट। 3 लोग माल बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक और जिन्ना। 3 नाम याद रख लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय प्लस मजरूल हक और तीसरा जिन्ना। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 लोग। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किन लोगों ने इस्तीफा दिया रॉलेट एक्ट के विरोध में? जलियांवाला बाग के नहीं, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, और कहां से? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल हक और मदन मोहन मालवीय ने दिया। जलियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया पंजाब में, डॉक्टर सतपाल और किसको? डॉक्टर सतपाल, दूसरा भी देखिए नाम उनका लिया था, डॉक्टर सतपाल और एक दूसरा नाम है, याद आएगा बताएंगे। डॉक्टर सतपाल, अच्छा, सैफुद्दीन कुचलू, किचलू, सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू। इनको क्या किया गया? इनको गिरफ्तार किया गया। अब इनको गिरफ्तार किया गया तो 1919 में 13 अप्रैल के दिन, बैसाखी के दिन इनकी गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट के खिलाफ एक सामान्य सभा का आयोजन किया गया। अब वहां पर जनरल ओडायर ने बिना किसी हिदायत के क्या किया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। और फिर वो एक नृशंस इतिहास बना। जलियांवाला बाग कांड के परिणाम क्या हुए? राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता आई। बिल्कुल, गांधी जी का इमरजेंस होता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा हो जाती है। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर प्रश्न उठता है। कांग्रेस का विघटन नहीं होता है। 1 2 3 ये एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, टैगोर ने, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट
हुड की उपाधि क्या की उन्होंने? त्याग दी। मजहरूल हक, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ इस्तीफा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है? 2 कमेटियां बनती हैं। जलियांवाला बाग कांड पे 2 कमेटियां, एक बनती है हंटर कमेटी और दूसरा भारत की तरफ से 3 लोग। कौन-कौन? महात्मा गांधी, प्लस सी.आर. दास, प्लस मोतीलाल नेहरू। एक कमेटी ये बनती है। ये क्या है? ये जलियांवाला बाग कांड के बाद की कमेटी। भारत की तरफ से ये बनती है कमेटी। ठीक है? तो सही कौन होता है? 1, 2, 3। कुछ लोगों को भारत की तरफ से भी शामिल किया गया जो हंटर कमेटी बनी थी, लेकिन वो हंटर कमेटी बस यूं ही कि भारत को किस लोगों को शामिल करना था, उनको शामिल किया गई है। सर चिमनलाल सीतलवाड़, याद रखिएगा, चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद। और एक इंपॉर्टेंट नाम और है, जो है पंडित जगत नारायण। एग्जैक्टली, पंडित जगत नारायण। तो पंडित जगत नारायण हंटर कमेटी में थे, चिमनलाल सीतड़वाल थे और साहिब जादा सुल्तान अहमद। अब इनके खिलाफ भारत ने एक कमेटी बनाई जिसमें 3 लोग थे। कौन थे? पंडित जवाहर मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और महात्मा गांधी। 1919 तक के सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब 1919 से शुरू करेंगे एक पार्ट, और उसके बाद 1935 तक, उसके बाद फिर 1950 तक तीसरा पार्ट। 3 पार्ट में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बाय।